हेलो साथियों, आप लोग को मेरी यूट्यूब फैमिली की ओर से नमस्कार प्रणाम। आज हम भूगोल का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आप लोगों को हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। एक बार में आप लोग को क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप का पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम लिए हैं। बीपीएससी तैयारी 4, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम लिए हैं। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप को पूछा जाता है उसी टाइप का क्वेश्चन आज हम लिए हैं। आइए सूर्य सूर्य एक क्या है? सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक पीला तारा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए सूर्य क्या है? सूर्य एक पीला तारा। इससे आप लोग को भी जब लिखेंगे क्वेश्चन को तभी तो याद होता है, नहीं लिखेंगे तो नहीं याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए सूर्य एक क्या है? सूर्य एक पीला तारा है। क्योंकि सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीले दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन को बताया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरण 7 अलग अलग रंग की होती हैं। वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाते हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीले दिखाई पड़ती है। ठीक है, आइए आगे देखिए। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुक्र को आकार और माप के समानता के कारण पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग भी जवाब देते जाइए। इसका आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, क्योंकि मंगल कोई विशाल ग्रह नहीं है। स्थलीय ग्रह पृथ्वी जैसे ग्रह हैं जो चट्टान या धातु से बनी होती है और जिनकी सतह कठोर होती है। हमारे सौरमंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं जो सूर्य के सबसे निकट भी हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसको आंतरिक ग्रह भी कहेंगे। ठीक है, और बाह्य ग्रह कौन है? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपस्वर्ग। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, अपस्वर्ग। अपस्वर्ग में पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे देखिए। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है किस में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट है। समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अपक्षय
आर्कटिक क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है। इसके फलस्वरूप यह काफ़ी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई। ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 1530 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाया जाता है। कितना किलोमीटर के बीच में पाया जाता है? 1530 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल पाया जाता है। करेक्ट, याद हुआ है? आप लोग बोलिए, ओजोन परत किस में पाया जाता है? दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। कहाँ होता है? दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। चलिए यह क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 179। ऑप्शन सी 179। कितना होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखिए कितना हो जाएगा। 189। ठीक है। आइए, क्योंकि 1 डिग्री की अंतराल पर अक्षांश रेखा की उत्तरी गोलार्ध में गुलाब पर कुल संख्या भी 89 है, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी ग्लोब पर कुल संख्या 89। इसी प्रकार ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179 और 179 है। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य सागरीय रेखा भी सम्मिलित है। ठीक है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? 179। चलिए इसका आंसर हो जाए निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। इसका आंसर ए भी होगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित होता है। इसका आंसर ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच होता है और दोनों गोलार्ध 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के अक्षांश के बीच स्थित होता है। नहीं, बी नहीं होगा। इसका आंसर बी नहीं होगा, ए और सी होगा। दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित होता है। ए और सी होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। क्योंकि शीत कटिबंध पेटी का विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव के वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है। चलिए यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे होगा ऑप्शन ए? तो देखिए, ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट के समय में वृद्धि तथा 1 डिग्री के पश्चिम बढ़ने पर समय में 4 मिनट की कम होती है। तो 4 मिनट गुने 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 120। जैसे 4 गुने 30 लिया है तो कितना होगा? 4 तिया 12, 120 मिनट हुआ है तो 120 मिनट कितना घंटा होगा? 2 घंटा। तो इसको कहता है 12 बज रहा है,
पश्चिम की दिशा में बढ़ेंगे तो पश्चिम को दिशा में बढ़ेंगे तो उसको आगा नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 बजेगा। राइट। चलिए आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना चाहिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से कितना आगे रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 घंटा आगे रहता है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 घंटा, क्योंकि मानक समय रेखा भारत का नैनी गांव से शुरू होता है और मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से होकर गुजरता है। इसका मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का होता है, इसीलिए जीएमटी से आगे रहता है 5.5 मिनट। ठीक है। भारतीय मानक समय वह समय है जो पूरे भारत का श्रीलंका में देखा जाता है। इसके गणना इलाहाबाद वेधशाला से लिया जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर में स्थित है। ग्रीनविच माध्यम समय जीएमटी से ठीक 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उतना तो हम बोल दिए थे आगे ही। चलिए और आगे बढ़िए। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तर में जमा होता है? खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तर जमा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपसादी चट्टान। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अपसादी चट्टान। ठीक है। खनिज अक्सर तलछटी चट्टानों की परतों या परतों में जमा और संचित होते हैं। तलछटी चट्टान में पृथ्वी की सतह पर और जल निकाय के भीतर खनिज और कार्बन कणों के संचय और संघनन से बनते हैं। इस चट्टान में आमतौर पर चूना पत्थर जैसे खनिज के महत्वपूर्ण मात्रा होती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और बलुआ पत्थर जिससे क्वार्ट्ज और अन्य खनिज होता है। आइए, सेल जिनमें से जीवाश्म पाया जाता है। सेल जिनमें से जीवाश्म पाया जाता है। जल्दी से बोलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सेल जिनमें से जीवाश्म पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपसादी सेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अपसादी सेल। क्योंकि चट्टान के चूर्ण होकर नीचे जमा होते जाने से ही अपसादी सेल का निर्माण होता है। इसके संरचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। संपूर्ण भूपृष्ठ से लगभग 75% भाग पर अपसादी सेल का विस्तार होता है। ठीक है। सेल किसमें पाया जाता है? सेल जिनमें से जीवाश्म होता है उन्हें अपसादी सेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपसादी सेल कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए।
कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एंडीज पर्वत भी है, अरावली पर्वत भी है। उपरोक्त में से विकल्प एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली और उपरोक्त विकल्प में से एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली और अल्पेशियन दोनों ही युगावलित पर्वत नहीं है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वत और अल्पेशियन पुराने वलित पर्वत के उदाहरण है। जब चट्टान में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण मोर बलन पड़ता है, उसे वलित या मोरदार पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत दक्षिण प्रायद्वीप दक्षिण प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है। दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का भाग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड। दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना एक बृहद महाद्वीप था जिसका अस्तित्व नव प्रागजीव महाकल्प से लेकर जुरासिक काल तक था। यह पेंजिया का दक्षिणी भाग तथा उत्तरी भाग को लरेशिया कहा जाता है। उत्तरी भाग में लरेशिया लैंड है और दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड है। ठीक है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेर्जिटिकोलस। इसका क्या होगा? डेर्जिटिकोलस। क्या होगा इसका आंसर? डेर्जिटिकोलस। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर को क्या कहेंगे? डेर्जिटिकोलस कहेंगे। देखिए, रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर को डेर्जिटिकोलस कहा जाता है। ठीक है, चलिए। यह जानवर रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए हैं, जहां पानी की कमी होती है और तापमान अत्यधिक हो सकता है। रेगिस्तानी जानवर के उदाहरण में हम ऊंट, रेगिस्तान लोमड़ी और सरीसृप और कीड़ों को विभिन्न प्रजाति शामिल है। चलिए, पर्वत चोटियों पर पाए जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है? फेल्सनमेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेल्सनमेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेल्सनमेयर। पर्वत चोटी पर पाए जाने वाली चट्टान की सतह को क्या कहेंगे? फेल्सनमेयर। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था 2024 में। इसको क्या कहेंगे? फेल्सनमेयर कहेंगे। फेल्सेनमियर का तात्पर्य पहाड़ की चोटी या ढलान पर पाए जाने वाले पत्थर या चट्टान को टुकड़ों के क्षेत्र से है। इसका विशेषता यह है कि इसमें ढीले कोणीय चट्टान व्यापक आवरण है जो प्रायः हिम के टूटने के कारण बनते हैं। यह शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ है चट्टान का समुद्र, जो ऐसे परिदृश्य के स्वरूप का सटीक वर्णन रहता है। यह इससे पहाड़ की चोटियों पर चट्टानी की सतह के लिए सही शब्दावली बनता है। ठीक है, आप लोग एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे, दूसरा बार देखेंगे तो आप लोग को पक्का सब क्वेश्चन याद ही हो जाएगा। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा
गर्म, नरम। सहारा एक गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा गर्म प्रकार का रेगिस्तान है, क्योंकि सहारा एक उष्ण रेगिस्तान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन देखिए बनेगा। एक क्वेश्चन करने के बाद 3-4 क्वेश्चन इसमें भी आपको बन जाएगा अगर ये डिटेल वाला पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। सहारा एक उष्ण रेगिस्तान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा अपनी अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है, जहां तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है। यह रेत के टीलों, चट्टानी पठार और विरल वनस्पति के विशाल विस्तार से पहचाना जाता है। ठीक है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। चलिए, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिक्टर स्केल को किससे मापा जाता है? जब भूकंप आता है तो रिक्टर स्केल को मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता अर्थात भूकंप की शक्ति को मापा जाता है। मरकरी स्केल किसी दिए गए स्थान के भीतर भूकंप के भौतिक प्रभाव को मापा जाता है। यह भूकंप का तीव्रता को मापता है। मरकरी भूकंप तीव्रता को मापता है और रिक्टर स्केल भूकंप की शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकली पैमाना। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप की गहनता नापने के उपयोग में लाया जाता है? मरकरी पैमाना। क्या होगा? मरकरी पैमाना। कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोग भी, जल्दी याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है कौन सा? मरकरी पैमाना। मरकरी पैमाना। क्योंकि मरकरी पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, याद हुआ? बोलिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। धरातल पर उद्गम केंद्र ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। या जानवर के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोग के द्वारा अपनाए गए भूकंप की भविष्यवाणी तरीकों में से एक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि भूकंप में तरंग के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवर के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिससे स्थानीय लोगों, मुख्यतः जनजाति और पहाड़ी
वासियों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। प्रथम तरंगे होते हैं पी तरंगे भी कहा जाता है। यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है और एस तरंगे की तुलना पी तरंगे 60% से अधिक तीव्र होती हैं। पी एस ये दोनों बहुत तीव्र भूकंप लेकर आता है। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, इनमें एस तरंगे भी कहा जाता है। यह केवल ठोस माध्यम में विचरण करती हैं। धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक प्रभावशील होता है और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। जो एल तरंगे होता है यह बहुत विनाशकारी तरंगे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्वालामुखी की गतिविधियां के अंतिम संकेत क्या है? ज्वालामुखी की गतिविधियां के अंकित संकेत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धुआरे बतिमुख। ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वालामुखी की गतिविधियां के अंतिम संकेत धुआरे बतिमुख होगा। देखिए ना इसका डिटेल। धुआरे बतिमुख ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम संकेत में से एक है। यह ज्वालामुखी के अंदर या उसके पास के छिद्र होते हैं जिनसे गर्म गैस निकलती है। यह गैस तब निकलती है जब सतह के नीचे मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम चरण को दर्शाता है। यह ज्वालामुखी के अंदर या उसके पास के छिद्र होते हैं जिनके गर्म गैस निकलते हैं। यह गैस तब निकलते हैं जब सतह के नीचे मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम चरण को दर्शाता है। ठीक है, चलिए टप किससे संबंधित है? टप किससे संबंधित है? टप किससे संबंधित